मैं राजस्थान के उस छोटे से शहर में पहली बार गई थी। मेरा नाम हर्षिता है। मैं वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम से गई थी। मुझे नहीं पता था कि उस जगह पर आकर मेरे साथ मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीबोगरीब किस्सा पेश आएगा। मैं अकेली थी और मुझे शहर में रहने के लिए कोई जगह चाहिए थी। जब मैंने प्रॉपर्टी डीलर से बात की तो मैंने उससे कहा कि मुझे लाल हवेली के करीब कोई जगह चाहिए। उसने कहा कि इस हवेली के करीब ही क्यों? तो मैंने कहा कि मुझे इस तरह की हवेलियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। उसका कहना था कि लाल हवेली के करीब जगह तो मिल जाएगी, लेकिन वैसे वहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। आप अकेली हैं तो आपको वहाँ पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस हवेली के बारे में काफ़ी अजीबोगरीब बातें फैली हुई हैं। मैंने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा कि मुझे भी ठीक तरह से पता नहीं है, लेकिन कुछ अजीब कहानियाँ सुनी हैं। अगर आपको डर नहीं लगता तो फिर आपको 1 हफ्ते बाद जवाब देता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता, आप रहने का इंतज़ाम कर दीजिए। मुझे पैसों का कोई मसला नहीं था। वो भी खुश हो गया, और अगर ऐसी बात थी तो फिर ज़्यादातर लोग तो ऐसी जगह पर रहना पसंद नहीं करते होंगे। यही वजह थी कि 1 हफ्ते बाद ही उसने मुझे कॉल किया और बताया कि जगह मिल गई है। मैं जगह देखने के लिए चली गई। जो फ्लैट मुझे दिया गया था वो ऊपर वाली मंजिल पर था। उसकी दीवार और लाल हवेली की दीवार एक ही थी। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और अपने नए घर में शिफ्ट हो गई। वो व्यक्ति मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। एक तो ये इस अनजान शहर में अकेली लड़की, और ऊपर से रहने के लिए ऐसी जगह का चुनाव किया है। उसने जाते जाते कह दिया कि आप बहुत बहादुर हैं। मैंने जवाब नहीं दिया और अपने काम में बिज़ी हो गई। मैं यहीं रहने लगी थी। मैं सुबह अपने काम पर जाती और दोपहर का खाना बाज़ार से लेकर घर लेकर आ जाया करती थी। उसके बाद घर पर अपना काम किया करती थी और रात को भी देर से सोती थी। जिस जगह पर मेरे रहने का इंतज़ाम हुआ था यह एक किराए की फ़्लैट वाली बिल्डिंग थी। मेरा फ़्लैट सबसे ऊपर वाला था। यहाँ और भी लोग रहते थे। एक दफ़ा दरवाज़े पर किसी के आने की आहट महसूस हुई और मेरे पास एक औरत आई। उसने कहा कि मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ। आप यहाँ पर नई आई हैं, अगर आपको भी ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं। मैंने कहा कि मैं अकेली होती हूँ, इसलिए ज़्यादा काम नहीं होता है, लेकिन कभी ज़रूरत हुई तो तुम्हें ज़रूर बताऊँगी। वो देखने में काफ़ी साफ़ सुथरी थी, लेकिन अजीब सी थी। थोड़ी डरी हुई महसूस हो रही थी। शायद उसकी शक्ल ही ऐसी थी, लेकिन मैंने ये बात महसूस कर ली क्योंकि मैं लोगों को ज़्यादा ही गौर से देखा करती थी। दिन ऐसे ही गुजरते रहे, जब एक रात कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मैं बैठी हुई अपना काम कर रही थी और हर तरफ बहुत ही ज़्यादा खामोशी थी, जब मुझे उस खामोशी में किसी के चीखने की आवाज़ आई। ऐसा लगता था कि कोई चिल्ला रहा है और रो भी रहा है, जैसे कोई बेबसी से रोता है और दर्द में किसी को बुलाता है। मुझे पहले लगा कि ये मेरा वहम है। मैंने देखा दूसरे कमरे में टीवी भी बंद पड़ा था और मेरे मोबाइल पर भी कोई ऐसी रिंगटोन नहीं लगी हुई थी। मैं अपने लैपटॉप पर बैठी काम कर रही थी, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि ये आवाज़ कहीं आसपास से ही आ रही है। कहते हैं कि अगर आप अकेले बैठे हैं और आसपास खामोशी है या फिर लाइट जा चुकी है और अंधेरा है तो आपके कान बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाते हैं और आप उन आवाज़ों को भी सुन सकते हैं जिनको आप पहले नहीं सुनते, जैसे कि घड़ी की टिक टिक, जो हमें पूरा दिन सुनाई नहीं देती लेकिन रात के वक्त हमें साफ सुनाई देती है। इसी तरह ये आवाज़ें भी थी। मुझे यकीन हो गया था कि ये आवाज़ें हवेली में से ही आ रही हैं, क्योंकि जब मैं उस दीवार के पास गई तो आवाज़ और ज़्यादा तेज़ होने लगी। लेकिन सबका ये भी कहना था कि इस हवेली में सिर्फ़ एक ही व्यक्ति रहता है और उसकी कोई फैमिली भी नहीं है। तो फिर ये आवाज़ किसकी थी? हो सकता है कि वो टीवी पर कोई चीज़ देख रहा हो, लेकिन जब हम टीवी पर कोई फ़िल्म या ड्रामा देखते हैं तो सिर्फ आवाज़ नहीं आती, बल्कि उसके साथ म्यूज़िक की आवाज़ भी आती है, जो किसी भी फ़िल्म या ड्रामे का एक ख़ास हिस्सा होता है और उसके बगैर फ़िल्म या ड्रामा नहीं बनाया जाता। और यहाँ सिर्फ आवाज़ आ रही थी।
म्यूज़िक की आवाज़ नहीं आ रही थी और इंसान को पता चल जाता है कि ये किसी फिल्म या ड्रामे की आवाज़ है या किसी असल इंसान की। मैं भी तो कोई छोटी बच्ची नहीं थी। थोड़ी देर के बाद आवाज़ आना बंद हो गई और मैंने भी उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अगले दिन फिर से मैंने आवाज़ें सुनी। आवाज़ एक ख़ास वक्त पर ही आती थी। मेरे दिमाग में प्रॉपर्टी डीलर वाले की बात गूंजी। वहाँ पर तो कोई भी रहना पसंद नहीं करता। आखिर क्यों ऐसी जगह पर कोई रहना पसंद नहीं करेगा? जिस फ्लैट वाली बिल्डिंग में मैं रहती थी उसमें यूं तो 8 फ्लैट थे, लेकिन सिर्फ 4 में ही लोग रहते थे और वो भी शायद मजबूरी के तहत रहते थे। नीचे एक आदमी रहता था जिसकी शादी नहीं हुई थी और एक ही फैमिली रहती थी, लेकिन उनका भी सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था और उनके घर से भी कोई आवाज़ नहीं आती थी। बच्चा होने के बावजूद भी उस घर से शोर की आवाज़ नहीं आती थी। मैं सुबह नीचे उतरी तो वही औरत मुझे नज़र आई जो सामान लेकर ऊपर आ रही थी। मैंने उसे नमस्ते किया। उसने नमस्ते का जवाब दे दिया। उसने कहा कि आप यहाँ रहने के लिए आई हैं? मैंने कहा जी। उसने कहा कि अकेली रहती हैं, आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा नहीं। इतनी बात हुई और फिर उसने कहा कि किसी दिन चाय पीने के लिए मेरे घर ज़रूर आइएगा। मैंने कहा जी ज़रूर आऊँगी। ये सब उसने यूं ही पूछा था जैसे आम लोग पूछ लेते हैं। वो अपने घर को चली गई और मैं अपने काम पर चली गई। अगले दिन फिर से मुझे आवाज़ें आने लगी। कई बार तो मैंने ध्यान से गौर किया, ये किसी लड़की की आवाज़ थी। मेरा काम ऐसा था कि मुझे अकेले ही आना जाना पड़ता था और लोगों से बातचीत भी करनी पड़ती थी। अपने काम के सिलसिले में भी मैं पूरा दिन न जाने कितने गैर लोगों से बात किया करती थी। नीचे एक दुकान वाला था जिससे मैं नाश्ते का सामान वगैरह लेती थी। मैंने उससे पूछा कि ये हवेली से कुछ अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें आती हैं, आपको इसके बारे में कुछ पता है क्या? उसने कहा कि जी हाँ, इधर से आवाज़ें आती हैं। इस बारे में तो सबको पता है, लड़कियों की आवाज़ होती है ना, कि जैसे लड़कियां चीख रही हों। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा और तुम इतनी आसानी से बोल रहे हो, क्या हमेशा से ऐसा होता है? उसने कहा कि हमेशा से ऐसा ही होता है। मैंने कहा तो फिर क्या किसी ने पता करने की कोशिश नहीं की कि अंदर क्या हो रहा है? इस बात पर वो हंसने लगा। उसने कहा कि इतना बहादुर यहाँ पर कौन है मैडम कि अंदर जाकर पता करे। मैंने कहा इसमें बहादुरी की क्या बात है? ये तो हम सब की जिम्मेदारी है कि अगर किसी के घर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं तो हो सकता है कि वो किसी मुश्किल में हो। दुकान वाले ने कहा कि भला भूत प्रेत भी किसी मुश्किल में होते हैं? वो तो खुद ही दूसरों को मुश्किल में डाल देते हैं। मैंने कहा कि क्या मतलब? तो उसने कहा कि इस हवेली में भूत का साया है, इसीलिए तो यहाँ से ऐसी आवाज़ें आती हैं और यहाँ पर कोई भी अंदर नहीं जाता। रात की बात तो बहुत दूर की है, यहाँ तो कोई दिन में भी अंदर ना जाए। तो मैंने कहा कि जो आदमी अंदर रहता है फिर वो, क्या उसको डर नहीं लगता? दुकान वाले ने कहा कि वो तो दिमागी तौर पर बीमार है और उसको क्या पता। एक इंसान को अपने आप का होश नहीं है तो उसे इस बात से क्या होगा कि कौन इंसान है और कौन भूत। उसका ख़ानदान तो सदियों से यहाँ रहता है। उसका पहले बहुत बड़ा ख़ानदान था जो इस हवेली में रहता था। सब लोग मरने लगे और फिर उसने किसी से शादी नहीं की, इसीलिए वो अकेला रहता है। जब वो मर जाएगा तो उसके ख़ानदान का भी नामो निशान मिट जाएगा। उसका कहना था कि इस हवेली से तो ना जाने कितनी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। कभी कोई कुछ कहता है तो कभी कोई कुछ कहता है। मैं आपको कितनी कहानी सुनाऊं? मैं सोच में पड़ गई। मैंने अपने सामान को उठाया और उसको पैसे दे दिए। मैंने कहा कि मुझे सारी कहानियाँ सुननी हैं। वो हैरान हुआ, लेकिन मैं वहाँ से वापस चली गई। वैसे अगर आपको किसी बात या किसी जगह के बारे में जानना हो तो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद दुकान वाले ही होते हैं, क्योंकि उनको पूरे मोहल्ले के बारे में पता होता है। हर घर की कहानी उनके पास होती है और मुझे इस हवेली के बारे में सारी कहानियाँ जाननी थी, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। मुझे भी आवाज़ें आ रही थी और समझ नहीं आ रहा था। शायद इसीलिए यहाँ कोई भी रहना नहीं चाहता था
कि यहाँ पर भूत या प्रेत का साया है। एक दिन मैं घर का कुछ काम कर रही थी जब वो फ्लैट में रहने वाली औरत मेरे पास आई। उसका नाम शीला था। उसने कहा कि मुझे थोड़ी सी चीनी चाहिए, तो मैंने उसे चीनी भर के दे दी और इस तरह हमारी बातचीत हो गई। फिर उसने कहा कि मैं खीर बना रही थी, आपके लिए भी ले आऊँगी। इस तरह हमारी आपस में बातचीत होने लगी और एक दिन मैं उसके घर चली गई। उसका पति घर पर नहीं था। उसने कहा कि रात को देर से आते हैं और उसका बच्चा भी सो रहा था। मैं वहाँ जाकर बैठ गई। उसने मेरे लिए चाय बनाई। हम इधर उधर की बातें करने लगे। मैंने कहा कि हवेली से आवाज़ें आती हैं, आपको इस बारे में पता है? उसने कहा कि हाँ, सबको पता है, हम लोग भी सुनते हैं। मैंने कहा कि कब से सुन रही हो? उसने कहा कि मुझे तो यहाँ आए हुए 1 साल हो गया है, तो 1 साल से सुन रही हूँ। शुरू में बहुत डर गई थी और अपने पति को कहा था कि यहाँ नहीं रहना, लेकिन मेरे पति का ऑफिस यहाँ से करीब है। अगर हम किसी और इलाके में रहते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा किराया भरना पड़ता है। मेरे माँ बाप का घर भी करीब है, इसीलिए हम लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है। उनको कहती हूँ कि अभी तो मेरा बच्चा छोटा है, लेकिन कल को बड़ा हो जाएगा तो ये भी डरना शुरू कर देगा। मैंने कहा कि क्या कभी किसी ने पता करने की कोशिश नहीं की? उसने कहा कि शुरू में जब ये सब शुरू हुआ तो लोग यही समझ रहे थे कि शायद अंदर कोई इंसान है जिसके साथ जुल्म हो रहा है, और मोहल्ले के कुछ लोग अंदर गए थे। लेकिन जब वो लोग वापस आए तो उनकी हालत ऐसी थी कि जैसे उनको सांप सूंघ गया हो। वो किसी से कोई बात ही नहीं कर रहे थे, जवाब ही नहीं दे रहे थे। सब अजीब तरीके से पेश आ रहे थे। पता नहीं, हवा में बस किसी निशान को घूरते जा रहे थे। उसके बाद भी उन लोगों की हालत काफ़ी समय तक ऐसे ही ख़राब रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल हो गए। 2 तो कहीं गायब हो गए। अभी भी उनमें से एक व्यक्ति है जो आज भी बोलता ही नहीं है, और उसकी माँ कहती है कि हवेली में मेरा बेटा गया था और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। मैंने उसके बारे में सुना और पूछा कि अच्छा, वो कौन है? क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकती हो? उसने कहा कि आप यहाँ से इस तरफ जाएं तो एक काले कलर का गेट है, वहीं पर वो व्यक्ति रहता है। उसकी पत्नी भी है, माँ भी है उसके घर में, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। मैंने कहा कि ठीक है। उसने कहा क्यों, आपको उसके घर क्यों जाना है? मैंने कहा कि नहीं, मैंने घर नहीं जाना, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। लेकिन मैंने वाकई उसके घर जाना था। मैंने सोचा था कि जाकर पता करूंगी कि आखिर उसने हवेली में ऐसा क्या देखा कि वो इस तरह की हालत में चला गया। मैंने अगले कई दिनों से उसके घर जाने का प्लान बना लिया। उसके घर के सामने भी एक छोटी सी दुकान थी। मैंने उस दुकान वाले से एक दफ़ा फिर से पूछा कि क्या ये वही व्यक्ति है जो लाल हवेली में गया था? उसने कहा कि हाँ, ये वही व्यक्ति है और ये पागल हो गया है। मैं उसके घर में दाखिल हुई। मैंने दरवाज़े की कुंडी बजाई तो उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। मैंने अपने बारे में बताया और कहा कि आपके बेटे के बारे में बात करनी थी। औरत ने कहा कि आ जाओ। जब मैं अंदर गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि उनके घर में तो ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ था, लेकिन मुझे तो ये बताया गया था कि उनका एक ही बेटा था और वो भी पागल हो गया था। फिर ये इतना सब कुछ किसने बनाया होगा? हो सकता है शुरू से ही अमीर होंगे। वैसे मोहल्ला शहर के काफ़ी अंदर था और यहाँ पर सबके छोटे छोटे घर ही थे। ऐसा लगता था कि जैसे दिल्ली शहर के किसी घनी आबादी या किसी पुराने ज़माने के बसे बाज़ार जैसा माहौल है। भीड़ भाड़ जैसे इलाके और पुराने बाज़ारों में लोगों के घर बड़े बड़े नहीं होते। वहाँ पर बंगले नहीं होते, छोटे छोटे घर होते हैं, क्योंकि बाज़ार भी होता है। बल्कि ऐसा भी होता है कि नीचे दुकान होती है और ऊपर घर होते हैं। अंदर गई तो मैंने देखा कि उसका एक बेटा था जो हाथ में एप्पल कंपनी का टैबलेट पकड़कर बैठा था। उनके घर के बाहर कमरे में एसी लगा हुआ था। उस लड़के को भी मैंने दूर से देखा था। वो अपने कमरे में बैठा था और सामने दीवार पर देख रहा था। ना हिल रहा था, ना ही कोई बात कर रहा था। उसकी पत्नी को देखा तो वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी और ये घर एक नॉर्मल था।
मैंने उसकी माँ से पूछा कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ था। उसने कहा कि मेरा बेटा बहुत बहादुर था, बहुत ही ज़्यादा कमाई करता था। ये सब कुछ इसी का बनाया हुआ है। मोहल्ले में कुछ भी होता था तो सब मेरे बेटे को ही आकर बुलाते थे कि फ़लाँ जगह लड़ाई हो गई है, आ जाओ, फ़लाने की बेटी की शादी है, ज़रा सामान उठा दो। ये तो बड़ा ही गबरू जवान था। मेरा बेटा बस इसी तरह बहादुरी में आकर एक दिन हवेली में चला गया, क्योंकि वहाँ से इसे किसी लड़की के चीखने और मदद मांगने की आवाज़ें आती थी। उसने सोचा कि किसी की बहन बेटी होगी, मदद करना मेरा फ़र्ज़ है, तो वहाँ पर चला गया और उसके साथ 2-4 लोग और भी थे। लेकिन जब वापस आया तो इसकी हालत ऐसी थी। हमने भी बार बार पूछा लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि क्या मैं आपके बेटे से बात कर सकती हूँ? तो उस औरत ने कहा कि नहीं बेटा, अब तो डॉक्टर ने मना कर दिया, इसके दिमाग पर बोझ नहीं डालना है, इससे इस बारे में कोई भी सवाल नहीं करना है, नहीं तो इसको खतरा भी हो सकता है। थोड़ी देर के बाद उस लड़के की पत्नी आई और उसने टेबल के ऊपर शरबत का गिलास रखा। उसने कहा कि वैसे भी आप किस हक़ से आई हैं, हम तो आपको जानते भी नहीं हैं, क्या आप वक्त गुजारने के लिए जानकारी इकट्ठी करने आई हैं? तो मैंने कहा कि दरअसल मुझे भी आवाज़ें आ रही थी, मैं यहाँ पर नई हूँ इसलिए मुझे फ़िक्र हो रही थी। उसने कहा कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है और हवेली के अंदर जाने के बारे में सोचिएगा भी मत, वरना आपके साथ भी ऐसा ही होगा जो मेरे पति के साथ हुआ है। और वैसे किसी के मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। आपको हमारे घर नहीं आना चाहिए था, आपके पास कोई हक नहीं है, फिर भी आप हमारा इंटरव्यू ले रही हैं और तहकीकात कर रही हैं, कहकर वो वहाँ से चली गई। तो लड़के की माँ ने कहा कि माफ़ करना बेटा, जब से इसके पति के साथ ये सब कुछ हुआ है तो ये बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, और मैं वहाँ से चली गई। इसका मतलब कि सारा मोहल्ला यही समझता था और कहता था कि इस हवेली में भूत प्रेत रहते हैं। अब तो मुझे और भी ज़्यादा शक हो रहा था, लेकिन मुझे ये राज जानकर ही रहना था कि वहाँ पर क्या था। फिर मुझे दुकान वाले ने एक और कहानी सुनाई। उसने कहा कि एक दफ़ा यहाँ पर कुछ लोग आए थे जिनका कहना था कि हमने इस हवेली को ख़रीद कर यहाँ पर एक होटल बनाना है, लेकिन वो लोग भी यहाँ से पागलों की तरह भागते हुए निकले थे। पूरे मोहल्ले ने उनकी चीखें सुनी थी। उसके बाद तो ये बात तय हो गई थी कि हवेली में ज़रूर किसी भूत प्रेत का साया है जिसने उनको डराकर वहाँ से निकाल दिया, क्योंकि मालिक तो इसका वैसे भी बीमार रहता है, और ऐसा भी क्या कह सकता है कि जिसकी वजह से वो अच्छे भले लोग जो इस हवेली को ख़रीदने के लिए आए थे पागलों की तरह वहाँ से चीखें मारते हुए बाहर निकल जाते। मैंने कहा कि इसका मतलब जो भी वहाँ जाता है उसके साथ कुछ बड़ा होता है, सिवाय उसके मालिक के। उसने कहा कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन उस मालिक के साथ कौन सा अच्छा हुआ है, वो भी तो चारपाई पर ही पड़ा हुआ है। मैंने कहा कि अगर कोई उससे मिलने के लिए जाए तो दुकान वाले ने कहा कि माफ़ करें बहन जी, कोई भी नहीं जाएगा, मैं तो सबको मना करता हूँ, क्योंकि वो पागल है और अचानक से इंसान पर हमला कर देता है। आप क्यों पूछ रही हैं, आप जाना चाहती हैं क्या? मैंने कहा कि हाँ जाना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि आप बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि औरतों को देखते ही वो और ज़्यादा पागल हो जाता है। एक रात फिर से मुझे लड़की के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मेरे दिमाग में एक अजीब सी बात आई। मुझे बताया गया था कि हवेली का मालिक बीमार है, चारपाई पर पड़ा है और दिमागी मरीज़ भी है। ये भी बताया था कि उसके ख़ानदान के सारे लोग मर गए हैं और उसके साथ किसी ने भी शादी नहीं की है, उसके बच्चे भी नहीं हैं, फैमिली भी नहीं है। तो जाहिर है कि उसने कोई नौकर ज़रूर रखा होगा जो उसके घर की साफ़ सफाई करता होगा। अगर हवेली के कुछ कमरों में भी वो रहता होगा तो इस तरह का इंसान तो एक कमरे को भी खुद से साफ़ नहीं कर सकता, ना ही अपने लिए खाना बना सकता है। इसका मतलब कि उसके घर के काम कोई ना कोई तो करता ही होगा, लेकिन कौन था जो इसके घर का काम करता था?
एक दिन वो नौकरानी जिसने मुझसे बात की थी कि अगर आपको नौकर की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा, मेरे सामने से गुजरकर जा रही थी, तो मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा कि मुझे तुमसे काम करवाना है, लेकिन सिर्फ़ एक दिन के लिए। मैं तुम्हें एक दिन का 500 रुपया दूँगी। उसने कहा कि ठीक है। वो घर पर आ गई। मैंने उसको कपड़े निकाल कर दे दिए। नौकरों की आदत होती है कि वो काम करते हुए बातें बहुत करते हैं, लेकिन अभी तक ये खामोश थी। वो अपना काम कर रही थी। जब मैंने बात छेड़ी, मैंने कहा कि कितने बच्चे हैं तुम्हारे, तो वो बताने लगी। और फिर मैंने कहा कि कहाँ काम करती हो? उसने कहा कि इधर ही आसपास के घरों में काम करती हूँ और हवेली में भी काम करती हूँ। मैंने कहा कि हवेली में काम करती हो, लेकिन वहाँ पर तो कोई आता जाता ही नहीं है। उसने कहा कि हम गरीब हैं बहन जी, हमें भूत प्रेत से ज़्यादा भूख और गरीबी से डर लगता है, इसलिए मैं वहाँ पर काम करती हूँ। मैंने कहा कि उसका मालिक कैसा इंसान है? उसने कहा कि वो तो चारपाई पर ही पड़ा रहता है। इंसान का तो तब पता चलता है जब वो कुछ बोले या कोई बात करे। वो तो बीमार रहता है और उसकी देखभाल करने के लिए एक डॉक्टर भी आता है और एक नर्स भी आती है। मैं तो अपना काम करने जाती हूँ और काम करके वापस आ जाती हूँ। मैंने कहा कि ये जो रात को वहाँ से आवाज़ें आती हैं, तुमने सुनी हैं? इस बात पर वो खामोश हो गई और उसने कहा कि हाँ, मैंने सुनी है। मैंने कहा कि तुम कितनी बहादुर हो कि तुम्हें आवाज़ें भी सुनाई देती हैं और फिर भी तुम काम करने के लिए वहाँ जाती हो। दिन में काम करती हो या कभी कभी रात भी हो जाती है? उसने कहा कि कभी कभी रात भी हो जाती है। मैंने कहा कि अगर मैं पूरे महीने के लिए तुम्हें काम पर रख लूँ तो मुझसे कितने पैसे लोगी? उसने कहा कि 10,000 रुपये लूँगी। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि 10,000 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है। दरअसल मेरा संबंध भी गांव से था और वहाँ पर तो अगर कोई दुकानदारी करता था या किसी के यहाँ नौकरी करता था तो उसको 10,000 रुपये दिए जाते थे, और ये नौकरानी होकर 10,000 मांग रही थी। उसने कहा कि मैं तो इतने पैसे ही लेती हूँ, अगर आपको नहीं करवाना तो आपकी मर्जी। अगर आप मुझसे कभी कभी काम करवाएंगी तो मैं एक दिन का 500 रुपया ही लूँगी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे काम करवाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें 2 दिन बाद बताऊँगी। उसने कहा कि ठीक है। उसने मेरे घर का काम कर दिया और वहाँ से चली गई। बातों बातों में ये भी बताने लगी कि हवेली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उसे लाल हवेली यूँ ही नहीं कहते, उसकी सारी दीवारें लाल हैं और अंदर से भी लाल रंग से सजावट की गई है। यहाँ तक के फर्नीचर को भी लाल रंग दिया गया है। बहुत ही प्यारी है, लेकिन भूत प्रेत की वजह से कोई भी नहीं आता है। मैंने कहा कि वहाँ सचमुच भूत प्रेत है या ये कोई कहानी है? उसने कहा कि पता नहीं, पर मैंने भी देखे हैं। मैंने कहा कि तुम कहाँ रहती हो? मुझे अपना नंबर दे दो, अगर मुझे तुम्हें कभी अचानक से बुलाना पड़ा तो। उसने कहा ठीक है, वैसे भी बहुत से लोगों के यहाँ काम करती हूँ, वो मुझे फ़ोन करके ही बुलाते हैं। उसने मुझे अपना नंबर दे दिया और मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना था। मैं उस नौकरानी के घर जाना चाहती थी। क्यों जाना चाहती थी ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं उसके घर चली गई। मैं चेहरे को दुपट्टे से लपेट कर गई थी ताकि अपनी पहचान छुपा सकूं। जब मैंने उसका घर देखा तो मैं हैरान रह गई। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे समझ आ गया था कि क्या हो रहा है। उसके बाद एक दिन मैंने उस नौकरानी को घर बुलाया और उससे पूछा कि वहाँ रात को क्या होता है, मुझे बताओ। उसने कहा कि मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मुझे वो सब कुछ बताने वाली थी क्योंकि मैं यहाँ पर काम के सिलसिले में आई थी। वो काम यही था कि मुझे ये पता लगाना था कि लाल हवेली में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं कोई और नहीं बल्कि एक प्राइवेट कंपनी की जासूस थी। हमें बताया गया था कि हवेली के अंदर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है और इस काम को छुपाने के लिए भूत प्रेत का सहारा लिया जा रहा है ताकि कोई भी अंदर ना जाए और उसे पता ना चले कि वहाँ पर क्या हो रहा है।
क्योंकि ऐसी जगह पर तो बहादुर से बहादुर आदमी भी नहीं जाता है। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से नहीं डरता, लेकिन बड़े से बड़ा इंसान भी भूत प्रेत से डर जाता है, चाहे उसने उनको अपनी ज़िंदगी में देखा हो या ना देखा हो। इसकी वजह कहानी है जो हम बचपन से सुनते हैं, जो हमें हमारी दादी नानी या फिर हमारे रिश्तेदार या दोस्त सुनाया करते हैं। हमको भूतों से ऐसे डराया जाता है कि हमने उनको चाहे ज़िंदगी में कभी ना देखा हो, लेकिन फिर भी हम लोग उनसे बुरी तरह से डरते हैं। यही वजह थी कि इस हवेली की तरफ भी कोई नहीं आता था और यहाँ से आने वाली आवाज़ें जो कि किसी लड़की के चीखने की, चिल्लाने की होती थी, रोंगटे खड़े कर देने वाली होती थी, जिनको जानबूझकर करवाया जाता था ताकि लोग ये समझे कि यहाँ पर भूत प्रेत का राज है। दरअसल हवेली के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में खाने पीने के सामान की स्मगलिंग का कारोबार किया जाता था। उस हवेली का मालिक बिल्कुल भी पागल नहीं था, हट्टा कट्टा इंसान था और वो ये सब कुछ करवा रहा था। मोहल्ले के 3 लड़के वहाँ गए थे और कहा गया था कि 2 गायब हो गए हैं। दरअसल उनको विदेश भेज दिया गया था ताकि इस बारे में वो किसी को ना बता सकें, क्योंकि जब वो अंदर दाखिल हुए थे तो उनको सब कुछ पता चल चुका था। उनका मुंह बंद करने के लिए उनको काफ़ी सारी दौलत दे दी गई थी और जो व्यक्ति यहाँ पर रहता था और मोहल्ले वालों के लिए गूंगा बना हुआ था, वो भी गूंगा नहीं था, बल्कि बिल्कुल ठीक ठाक था। जब मैं उसके घर गई तो उसकी पत्नी को गुस्सा आ गया था और उसके घर में इतनी सारी सहूलियत थी, जबकि उनके घर का मर्द तो कमाने के काबिल भी नहीं था। उसे भी महीने के पैसे दिए जाते थे। उस नौकरानी को भी इस सब का पता था, इसलिए उसको भी पैसे दिए जाते थे। जब मैं उसके घर गई तो हैरान रह गई थी। वहाँ पर फ्रिज, टीवी और ऐसी चीज़ें जो मेरे घर में भी नहीं थी, वो मौजूद थी। जिस जगह करोड़ों की मात्रा में स्मगलिंग हो रही हो, तो वहाँ पर लोगों को चुप करवाने के लिए महीने के कुछ लाख दे दिए जाते हैं, तो उनके लिए कुछ बड़ा नहीं था। मुझे इसी काम से यहाँ भेजा गया था, इसीलिए मैंने हवेली के साथ कमरा लिया था और इस केस को हल करना मेरी जिम्मेदारी थी, जिसको मैंने बखूबी हल कर लिया। हाँ, अब ये बात पता चल चुकी थी। उन लोगों को पकड़ लिया गया था, उनका सारा सामान सरकार ने जब्त कर लिया था। लोग एक दूसरे को बदनाम करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने भूत प्रेत तक को भी नहीं छोड़ा और उनको बदनाम करके उनका सहारा लेकर उनकी आड़ में इस तरह का काम कर रहे थे। जिसको इस बारे में पता चलता उसको पैसों की ऑफ़र की जाती थी। मुझे भी ऑफ़र हुई थी और मुझे मेरे काम के मुताबिक ऑफ़र की गई थी, लेकिन मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया, क्योंकि मैं जानती थी कि माल जब जमा किया जाता है तो गरीब का पेट काटा जाता है और वो राशन सामान जो गरीबों तक पहुंचाना होता है नहीं पहुंच पाता, और इस चीज़ को तब निकाला जाता है जब उसकी कीमत सोने के बराबर हो जाती है। यहाँ पर आटा और चीनी को इकट्ठा किया जाता था। मैंने अपना केस हल कर लिया था और अब मैं यहाँ से चली गई थी। मुझे बाद में हवेली के अंदर जाने का भी मौका मिला और मैंने उस हवेली को देखा। मुझे वाकई हवेलियाँ बहुत पसंद हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी किसी पसंद के लिए नहीं बल्कि काम के सिलसिले में आई थी। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि इंसान बहुत अजीब है। वो कब क्या कर जाए किसी को भी पता नहीं चलता। हम सोचते ही रह जाते हैं और क्या से क्या हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। थैंक यू।